हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। एज प्रोमिस्ड हम लेकर आ गए हैं आप सब के लिए क्राउन ऑब्जेक्टिव्स का कोर्स। क्राउन ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम करने वाले हैं इंग्लिश में, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश हम दोनों में करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ताकि जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने तो अपना प्रॉमिस निभाना शुरू कर दिया है। हमने जो प्रॉमिस किया था वो हमने करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोर्स शुरू करने से पहले, क्योंकि ये सबसे पहली क्लास है आज, द वेरी फर्स्ट क्लास, तो शुरू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं। ठीक है, जो कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, बट इसमें मैं थोड़ा आपको वैसे तो मैं हर क्लास में सीरियसली ही बोलता हूँ, आप सीरियसली पता नहीं लेते या नहीं लेते, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कम से कम इस कोर्स को आप लाइक, कमेंट और शेयर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आप करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें यूट्यूब कम्युनिटी की, तो हमें देखिए हमारा जो फ्यूल है, यूट्यूब कम्युनिटी का जो फ्यूल होता है, बस ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स ही होते हैं। अगर हमें यही नहीं मिलेगा तो फिर गाड़ी क्या होने लगती है, बंद होने लगती है, या फिर ड्राइवर क्या होने लगता है, बोर होने लगता है। राइट, तो आपको बस इतना करना है, हम मेरे लिए करना है, हमारे चैनल के लिए करना है, हम सब के लिए करना है। राइट, क्योंकि हम सब मेंबर हैं इस चैनल के, तो हमें ये करना है, लाइक करना है और शेयर जितना ज़्यादा हो सके करना ही करना है। क्लियर है? हम बात करेंगे आज भारतीय इतिहास की, क्योंकि मैंने पेज नंबर 1 से करना शुरू किया है क्राउन ऑब्जेक्टिव को। तो पहला जो हमारा इसमें पोर्शन आया है वो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में क्या, तो एंशंट हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के सबसे पहले चैप्टर को, जो कि है द स्टोन एज या फिर पाषाण काल, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बन के रहिए, बिल्कुल ही आपको मज़ा आ जाएगा आप जब पढ़ोगे तो। ठीक है, आपको जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अगर आप एक क्लास के बाद निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मुझे हासिल हो गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको, पीछे बैठ करके और मज़ा लेना है क्लास का, सुनना है आराम से। अगर आपके हाथ में नोटबुक और पेन है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस कोर्स का आज का, वो है एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है पाषाण काल, द स्टोन एज। तो ये क्या है? अगर हम स्टोन एज की बात करें तो ये एक प्री हिस्टोरिक पीरियड है। राइट, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और स्टोन स्टोन एज जो था ना, तो इस एज में क्या हुआ, पाषाण काल में हुआ क्या कि जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे, ये वाइडली यूज हुए, बहुत ज़्यादा यूज हुए टूल्स बनाने में। और टूल्स कैसे बनते थे, तो नुकीले टूल्स बनाए जाते थे, जो उनका एज होता था वो पॉइंटेड एज होता था। तो इस तरीके से स्टोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इस वजह से इसे स्टोन एज नाम दे दिया गया। स्टोन एज को अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। राइट, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक में आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर मैं पूरा लिखूँ तो ज़्यादा कवर करेगा ये। चलिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। हिंदी में बोलूँ तो पैलियोलिथिक पाषाण का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अगर मैं बात करूं पैलियोलिथिक एज की ना, या फिर पूरा पाषाण काल की, तो इसे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स का काल भी कहा जाता था। राइट, इसमें रहते थे जो लोग रहते थे ना, वो हंटिंग करते थे, तो ये हंटर थे और गैदरर्स थे। हंटर थे यानी कि ये शिकार करते थे और फूड को गैदर करते थे। ठीक है, झुंड में घूमा करते थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेसोलिथिक की, यानी कि मध्य पाषाण काल की, तो इसमें जो लोग थे ये हंटर्स तो थे ही थे, हंटर्स तो थे ही थे, साथ ही साथ ये हर्डर्स भी हो गए थे। अब जानवरों को भी पालने लग गए थे, हर्डर्स भी हो गए थे। राइट, तो पैलियोलिथिक एज में क्या थे, हंटर थे, गैदरर थे। मेसोलिथिक में क्या हो गए, हंटर हो गए और हर्डर्स हो गए। और वहीं पे नियोलिथिक की बात करूं तो नियोलिथिक में ये क्या हो गए, नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसर बन गए ये। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इसी से क्लियर हो जाएगा, फूड प्रोड्यूसर बन गए। कौन कौन से क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन से आपका क्लियर हो गया, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपसे पूछेगा कि जानवर
यानी कि जो एनिमल की रियरिंग है, जानवर पालन है, पशुपालन कब किस काल में शुरू किया, जो ह्यूमन थे उन्होंने किस काल में शुरू किया, तो आप बोलोगे मेसोलिथिक एज में किया, यानी कि मध्य पाषाण काल में ये शुरू किया। और वहीं पे पूछे कि सबसे पहले जो फूड ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करना कब शुरू किया गया, किस काल में शुरू किया गया, तो नियोलिथिक एज में शुरू हुआ, राइट। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इस इंफॉर्मेशन से मिल गए। तो ये तो रहा स्टोन एज की बात, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है, तो इसका इंग्लिश में क्या है, एरन एंड नागदा आर लीडिंग साइट्स ऑफ विच कल्चर। तो आंसर तो इसका है मालवा, ठीक है। आंसर इसका क्या है, आंसर इसका मालवा कल्चर है। लेकिन मालवा कल्चर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर है। ये एक चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। चालकोलिथिक बोले तो ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं इसको, चालकोलिथिक या फिर ब्रॉन्ज एज का कल्चर है, हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज का कल्चर है। उसके अलावा ये जो कहाँ पे इसके लोकेशन की बात करें, मालवा के लोकेशन की बात करें, तो इसका लोकेशन था आपको जो रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया है ना एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इसमें डेक्कन पेनिनसुला में ये फैला हुआ था। कहाँ कहाँ पे था, सेंट्रल इंडिया में था, यानी कि मध्य भारत में, सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में। उसके अलावा थोड़ा सा जो पार्ट्स था ना इसका, पार्ट्स इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पे था। और डेक्कन पेनिनसुला में था, कहाँ, डेक्कन पेनिनसुला, महाराष्ट्र के डेक्कन पेनिनसुला में। तो ये रहा, ये इसका लोकेशन है। अब अगर बात करें यहाँ के कल्चर की, तो कल्चर में क्या था, ये कृषि प्रधान कल्चर ये था, ठीक है। इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर यहाँ पे था, इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक तो ये कृषि प्रधान था, तो कृषि प्रधान था तो क्या मतलब यहाँ पे हंटिंग नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ पे लोग हंटिंग नहीं करते थे, यहाँ पे लोग यहाँ पे पेस्टोरल पीपल नहीं रहते थे, घुमंतु लोग नहीं रहते थे, तो बिल्कुल रहते थे। मतलब एग्रीकल्चर प्रधान तो था ही था, प्लस यहाँ पे पेस्टोरल पीपल भी रहते थे, और उसके अलावा जो हंटिंग है ना वो भी करते थे। तो ये तो मालवा कल्चर की बात है। और मालवा कल्चर की क्या बातें थी, कल्टीवेशन यहाँ पे होता था, तो किन किन फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन किया जाता था, तो यहाँ पे लोग वीट का कल्टीवेशन करते थे। उसके अलावा बार्ली यानी कि बाजरा, गेहूं, उसके अलावा लिग्मस का करते थे, और बाद में राइस का भी करने लग गए, यानी कि चावल का भी यहाँ पे बाद में मालवा में ये करने लग गए लोग प्रोड्यूस। अगर बात करें हम रियरिंग की, लोग जो पशुपालन करते थे वो कौन कौन से पशुपालन करते थे, कौन कौन सा पशु था जिनको वो पालते थे, तो कैटल पालते थे, शिप को पालते थे, गोड्स, पिग्स यानी कि भेड़, बकरियां, सुअर, इन जानवरों को ये पाला करते थे मालवा कल्चर के लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक अर्बन प्लानिंग का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि मालवा कल्चर से क्या अर्बन प्लानिंग का कोई एविडेंस मिला है, नगरीकरण का कोई एविडेंस मिला है, तो आपका आंसर होगा नहीं मिला है, क्लियर है। अब अगर बात करें मालवा कल्चर में क्या क्या साइट्स मतलब है, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो मालवा कल्चर के पार्ट थे। देखिए मालवा कल्चर ना बीच में आया था, अभी मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालवा कल्चर बीच में आया था, क्योंकि मालवा कल्चर के पहले कुछ कल्चर्स यहाँ पे थे और उसके बाद भी कुछ कल्चर्स आए। तो जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, तो वो जो मालवा कल्चर में फॉल करते हैं, बाद में वो अलग अलग और कल्चर के पार्ट्स बने, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मालवा कल्चर से पहले क्या क्या साइट यहाँ पे थे, सॉरी कौन कौन से कल्चर थे, तो यहाँ पे कायाथा कल्चर था। उसके अलावा जो आहार बानस कल्चर है जो कि राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है, वो भी यहाँ पे था। तो इससे पहले क्या था, एक तो था कायथा, ठीक, KAYATHA कायथा। उसके अलावा आहार बनस, AHARBANAS, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्पेस बहुत कम है इसीलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है मेरे को। एक बार रुक जाइए, मैं पेन को थोड़ा सा ना पतला कर लेता हूँ, मे बी फिर लिखने में आसानी होगी। थिकनेस इसको कम कर ले, हाँ अब देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए इससे पहले क्या क्या था, एक तो आहार बानस था और कायथा था, और मालवा के बाद में भी कुछ कल्चर यहाँ पे आए, कुछ कल्चर डेवलप हुए, जैसे जोरवे इसके बाद आया। उसके अलावा ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर यहाँ पे आया, तो जोरवे इसके बाद आया, जोरवे इसको याद रखिएगा, जोरवे, क्लियर है। तो ये कुछ मालवा कल्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है, तो मालवा संस्कृति के या मालवा कल्चर के। अच्छा इसमें कौन कौन से साइट है, मालवा कल्चर में कौन कौन से साइट्स आते हैं, तो मालवा कल्चर में जो साइट्स आते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। इसमें साइट्स आते हैं आपका दाइमाबाद,
इनाम गांव, कायथा, नागदा, विदिशा, एरन, मंदसौर और नवदा टोली। ये कुछ साइट्स है जो कि मालवा कल्चर में थे। बाद में ये पार्ट बने जोरवे कल्चर के और रेडवेयर कल्चर के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन से आपको मिल गई होगी। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। फूड ग्रेन्स कल्टीवेशन फर्स्ट बिगन इन। फूड ग्रेन या खाद्यान्न सबसे पहले कहाँ पे ये शुरू हुआ था? तो जब हम स्टोन एज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नियोलिथिक एज में सबसे पहले फूड ग्रेन करना शुरू किया गया। तो यहाँ इसका आंसर सीधा सीधा आपको उसी से मिल गया। फूड ग्रेन्स कब किया गया? तो नवपाषाण काल में शुरू किया गया, नियोलिथिक एज में। ठीक है, तो यहाँ से तो शुरू किया गया, लेकिन अगर और थोड़ा सा स्पेसिफाई करके पूछा जाए कि जगह का नाम बताइए, तो आप मेहरगढ़ बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका इज फेमस फॉर। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो आंसर तो आप सबको पता होगा कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए या फिर केव पेंटिंग के लिए फेमस था। लेकिन थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं भीमबेटका के बारे में, थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम भीमबेटका के लोकेशन की बात करें, भीमबेटका कहाँ पे आता है, इसके लोकेशन की बात करें, तो भीमबेटका का जो लोकेशन है वो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में। कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में ये इसका लोकेशन है। ठीक, भीमबेटका का। और भीमबेटका को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसको, इन दो इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? वेयर इज द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सिचुएटेड? तो अगर हम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की बात करें तो इसे और क्या कहा जाता है? इसे और कहा जाता है नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड, नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड या फिर म्यूजियम ऑफ मैन। ठीक है, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड या फिर म्यूजियम ऑफ मैन भी कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को। और ये लोकेटेड है भोपाल में। कहाँ पे लोकेटेड है? भोपाल में। और ये म्यूजियम करता क्या है? इस म्यूजियम में जाकर के आपको क्या जानने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ ना, मैन का इवोल्यूशन हुआ, इंसानों की जो वो हुआ, इवॉल्व हुआ इंसान, इवोल्यूशन उनका हुआ, तो वो किस मतलब उनकी कहानी क्या है, ह्यूमन या मैन इवोल्यूशन का की स्टोरी क्या है, इसको प्रेजेंट करने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, टू प्रेजेंट इंटीग्रेटेड स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, इस पर्पज से इसको बनाया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? देखिए, इनमें से एक वैली ऐसी है जिसने क्या किया, उसने सब कुछ देखा। उसने पैलियोलिथिक एज को भी देखा, उसने मेसोलिथिक एज को भी एक्सपीरियंस किया, उसने नियोलिथिक एज को भी देखा। तो ये है नर्मदा वैली। कौन सी है? नर्मदा वैली। अगर हम नर्मदा वैली की बात करें तो नर्मदा वैली लोकेटेड कहाँ पे है? ये कुछ राज्यों से में लोकेटेड है, मतलब अलग अलग राज्यों में। जैसे ये आपको मिल जाएगा एमपी में, एमपी में है। उसके बाद गुजरात में भी फैला हुआ है। उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी ये है। ठीक, और इससे हम इस पे ऐसा बहस अभी चल रहा है कि क्या नर्मदा वैली सेंटर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि डेवलपमेंट ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक सारे एज को, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों को इसने एक्सपीरियंस किया नर्मदा वैली ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? अच्छा सॉरी, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? एविडेंस ऑफ, सेवेंथ क्वेश्चन ही है ना, सॉरी, अभी सिक्स हमने डिस्कस नहीं किया था, हम रियली सॉरी। सिक्स्थ है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन फाउंडेड। अच्छा देखिए, पिट ड्वेलिंग क्या है? तो जमीन के अंदर घर था और रूफ जो था ना जमीन के बाहर था। इस तरीके की जमीन में धंसा हुआ जो घर था या फिर गर्त आवास जो है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, जो पिट ड्वेलिंग है ना, इसके साक्ष्य मिले हैं आपको बुर्ज होम से। कहाँ से?
बुर्जहोम से मिले हैं। अब अगर बात करें हम बुर्जहोम की, तो बुर्जहोम कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो J&K में है। क्लियर है? और इससे भी जो बुर्जहोम है ना, इससे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी जगह मिली है। अब अगर हम बात करें 7th क्वेश्चन की, तो 7th है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन फाउंड इन इंडिया? सबसे पहले मानव का जो है वो कहाँ मिलता है साक्ष्य? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो नर्मदा वैली है ना, उसने सब कुछ वो किया, एक्सपीरियंस किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को। तो भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो नर्मदा वैली से ही मिलते हैं। तो नर्मदा वैली इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। भीमबेटका से क्या मिला है? केव पेंटिंग्स मिले हैं, जो गुफाओं की चित्र है शैली वो मिली है। रॉक पेंटिंग्स मिले हैं भीमबेटका से। तो और मैंने ये भी बताया था कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ये भीमबेटका। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, वहां पे है। लेकिन रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे? तो अब्दुल्लागंज। ठीक, अब्दुल्लागंज रायसेन में है ये भीमबेटका लोकेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इंग्लिश में है, वेयर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बीन फाउंड? तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि मेहरगढ़ में ही, मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट की अगर बात करें, नियोलिथिक साइट्स की, तो उसमें मेहरगढ़ ही ऐसा एक साइट है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो मेहरगढ़ हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज नवदा टोली लोकेटेड? तो देखिए, नवदा टोली जो है ना, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साउथ ईस्ट राजस्थान कल्चर कॉल्ड? देखिए, जब सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना, मालवा कल्चर को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें बात की थी कि मालवा कल्चर को प्रिसीड किया था कुछ कल्चर्स ने, जिसमें से आहार बनास एक कल्चर था, आहार बनास। उसके बाद इसको कुछ ने क्या किया था? सक्सीड किया था, जिसमें से क्या था? रेडवेयर कल्चर था। उसके अलावा आपका एक और कल्चर था जिसको हम कहते हैं जोरवे कल्चर। ठीक है, जोरवे कल्चर इसके बाद था। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट राजस्थान कल्चर को क्या कहा जाता है, तो आहार कल्चर कहा जाता है। अच्छा, आहार कल्चर कहने के पीछे रीजन क्या है? इसे या तो आहार कल्चर कहते हैं या आहार बनास कल्चर भी कहते हैं। आहार बनास कल्चर भी इसी को कहते हैं, क्योंकि ये आहार रिवर के तट पे है। एक तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर आहार, बैंक्स ऑफ रिवर आहार। क्लियर है? और ये किस एज में था? अगर हम बात करें कि आहार कल्चर किस एज में था, तो चालकोलिथिक कल्चर या फिर जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, इसमें था। बाद में ये पार्ट बना ब्लैक एंड रेडवेयर कल्चर का। ठीक है, क्योंकि इसको बाद में सक्सीड भी किया ना किसी कल्चर ने। तो ये आहार कल्चर कहाँ पे था? ये पार्ट था पहले चालकोलिथिक कल्चर का, उसके बाद ये ब्लैक एंड रेडवेयर कल्चर का पार्ट बना। और साउथ ईस्ट राजस्थान में ये है, ये कल्चर था, ये तो हमने देख ही लिया। और यहाँ के जो लोग थे ना, वो कॉपर को काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे। कॉपर से ही वो अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाते थे, साथ ही साथ जो टूल्स वगैरह बनाना होता था वो कॉपर से बनाते थे। ठीक है, तो साउथ ईस्ट राजस्थान का ये कल्चर था, आहार कल्चर। नेक्स्ट है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त होता है? तो अगर हम बात करें कि पशुपालन सबसे पहले किस एज में प्रारंभ किया गया, तो शुरू में हमने बात की कि मेसोलिथिक एज में ये शुरू कर दिया गया। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में ये शुरू कर दिया गया पशुपालन। और दो जगह पे साक्ष्य पाए गए कि यहाँ पे पशुपालन होता है, हो रहा था। तो कहाँ कहाँ पे हो रहा था? एक तो हो रहा था बागौर में, एक हो रहा था आदमगढ़ में।
बागौर एंड आदमगढ़। अगर हम बात करें बागौर में, तो बागौर जो जगह है ना वो आता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और वहीं पे आदमगढ़ की बात करें तो ये आता है आपका एमपी में। कहाँ पे आता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में आता है। और सबसे पहला जो जानवर था वो कौन सा था जिसे पाला गया था? सबसे पहला जानवर तो वो डॉग था, कुत्ते को सबसे पहले पाला था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसी एक में संलग्न कार्यालय है? इंग्लिश में है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द एसोसिएटेड ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज। तो अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। किसका पार्ट है? एसोसिएटेड किसके साथ है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। तो आंसर तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लेकिन अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसे जो स्टैब्लिश किया गया था, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1861 में। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1861 में। अगर बात करें किसने इसको फाउंड किया था, इसके फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये तो फाउंडर थे ही थे, साथ ही साथ यही सबसे पहले डायरेक्टर जनरल भी बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। क्या? डायरेक्टर जनरल, डीजी। तो अगर एग्जाम में पूछे कि हु फाउंडेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। साथ ही साथ हु वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर भी होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और कब ये फाउंड किया गया था? तो 1861 में फाउंड किया गया था, राइट। अब अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। दिल्ली में ये इसका हेडक्वार्टर है। और अभी करेंट डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें, अभी डायरेक्टर जनरल कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो वो है वी विद्यावती। और ये क्या है? ये एक आईएएस ऑफिसर है। ये एक आईएएस ऑफिसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वेट 14th क्वेश्चन है, सॉरी मैं ये पढ़ रहा था। हाँ, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो हमने अभी भी तो बात की भीमबेटका फेमस है ना केव पेंटिंग्स वगैरह के लिए, तो भीमबेटका आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। तो मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? बेरियल साइट फॉर द डेड, है ना, माउंड्स ऑफ द डेड, यही तो कहा जाता है। तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में उसको चिन्हित किया गया, उसकी पहचान की गई है। मतलब इनका इस्तेमाल, मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? बेरियल साइट्स, डेड मतलब डेड बॉडीज को बेरी करने के लिए, दफनाने के लिए। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो देखिए, वीट वॉज द फर्स्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एवर। सबसे पहला जो फूड ग्रेन अनाज उन्होंने उगाया था वो था गेहूं, ठीक है, वीट। बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। इंग्लिश में है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स हैव बीन फाउंड इन। तो हड्डियों से बना हुआ आभूषण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है महादहा से। कहाँ से? महादहा से हड्डियों से बना हुआ ऑर्नामेंट्स मिला है। अगर हम बात करें महादहा की, तो ये कहाँ पे है? तो देखिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली नहीं मुझे। तो महादहा जो है ये है आपका यूपी में है, इतना समझ लीजिए, प्रतापगढ़ जिले में, यूपी में है। ठीक है, महादहा कहाँ पे है? प्रतापगढ़ यूपी, प्रतापगढ़ यूपी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया गया था। यानी कि थ्री फोल्ड डिविजन इनटू द स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज वाज मेड फ्रॉम द मटेरियल्स ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम। देखिए, कोपेनहेगन म्यूजियम में ना कुछ सामान रखा गया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड के सामान रखे गए थे। तो उन सामानों को क्या करके, क्लासीफाई करके, इनको 3 एज में डिवाइड कर दिया गया। एक तो स्टोन से बने सामानों को लेकर के स्टोन एज बना दिया गया, कॉपर से बने सामानों को लेकर के कॉपर एज बना दिया गया, और आयरन से बने सामानों को आयरन एज में डाल दिया गया। तो ये 3 एज का जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा?
थॉमसन के द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अभी हमने सबसे पहली क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना, सेटलमेंट, उसका सबसे सर्वप्रथम साक्ष्य अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे मिला है तो वो मेहरगढ़ में मिला है, राइट। नेम ऑफ द साइट वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ हैज बीन फाउंड, तो वो कहाँ पे मिला है, मेहरगढ़ में मिला है। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का काल निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है। द पीरियड ऑफ ओकर कलर्ड पॉटरी OCP कल्चर्ड में रफली बी प्लेस्ड बिटवीन। ओकर कलर्ड पॉटरी जो था ये आपका नियोलिथिक पीरियड में ही तो था, तो इसका जो अब कह रहा है कि इसका ये बताइए आप टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड है इसका 2000 से 1500 BC तक, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which was the first metal to be used after the end of the Neolithic age? Which was the first metal to be used after the end of Neolithic age? देखिए जब न्योलिथिक एज नवपाषाण युग की समाप्ति हो गई तो उस धातु का नाम पूछ रहे हैं जो सबसे पहले ह्यूमंस ने क्या किया था, उसको इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहला जो मेटल इस्तेमाल किया गया था मानव के द्वारा वो था कॉपर यानी कि तांबा, तो ये याद रख लीजिएगा सीधा। उसके बाद है प्रकाश, दैमाबाद एंड इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। प्रकाश, दैमाबाद एंड इनाम गांव आर लीडिंग साइट्स ऑफ विच कल्चर। देखिए मैंने जैसा बताया आपको मालवा कल्चर था। मालवा कल्चर से पहले क्या था आपका मालवा कल्चर से पहले एक तो वो आहार बनास कल्चर था, उसके बाद मालवा कल्चर को रिप्लेस किया जोरवे कल्चर ने, रेड वेयर कल्चर ने, ब्लैक रेड वेयर कल्चर ने। तो मालवा कल्चर के बाद, क्योंकि मालवा कल्चर का पार्ट भी ये था दैमाबाद और इनाम गांव, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया जोरवे कल्चर ने, तो जोरवे कल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। जोरवे संस्कृति के ये प्रमुख स्थल माने जाते हैं। क्लियर है। अब है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। इन व्हाट पोजीशन डिड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र बेरी देयर डेड इन द चाल्कोलिथिक पीरियड। देखिए ब्रॉन्ज एज में जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो जब कोई डेड बॉडी होती थी उसको किस दिशा में रख करके दफनाते थे, किस डायरेक्शन में रख करके दफनाते थे, ये पूछ रहा है किस पोजीशन में दफनाते थे। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दफनाते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके डेड बॉडी को लेटा करके दफनाते थे। उनका सर जो होता था ये उत्तर की तरफ होता था और पैर जो होता था वो साउथ की तरफ होता था। ठीक है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। फ्रॉम विच रूक ड्वेलिंग इन द विंध्य रीजन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्केलेटन्स बीन फाउंड। तो विंध्य रीजन के कहाँ से, कौन से जगह से सबसे ज्यादा स्केलेटन मिले हैं। तो स्केलेटन जो सबसे ज्यादा मिले हैं वो मिले हैं लेखहिया से। लेखहिया के बारे में आई डेंट फाइंड मच इन्फॉर्मेशन। तो लेखहिया कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, बस इसके बारे में इतना समझ लीजिए कि लेखहिया इज सिचुएटेड इन यूपी, ये यूपी में है और यहाँ से सबसे ज्यादा स्केलेटन मिले हैं, इतना याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो बेरियल साइट है वहां से क्या मिला है, इंसान की डेड बॉडी तो मिली ही मिली है, उसके साथ उसी बेरियल साइट पे क्या था, डॉग का स्केलेटन भी मिला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डॉग स्केलेटन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द अलोंग विथ ह्यूमन स्केलेटन। तो ये मिला है आपका बुर्ज होम से। कहाँ पे मिला है, बुर्ज होम से ये मिला है। अब बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अब कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर में, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो देखिए अब कुछ बहुत कम क्वेश्चंस बच गए हैं। नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो मैंने जैसा बताया शुरू में ही मेसोलिथिक पीरियड में ये शुरू हो गया था, मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था ना। और दो साइट है जहां से अर्लियर साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कौन से एज में शुरू हो गया था, कैटल रियरिंग, तो ये शुरू हो गया था मेसोलिथिक एज में, तो मध्यपाषाण काल में ये शुरू हो गया था। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। माउंड ऑफ एश बिलोंग्स टू विच नियोलिथिक साइट। तो माउंड ऑफ एश कहाँ से मिला है, तो ये मिला है संगंकलू से। कहाँ से, संगनकलू से। संगनकलू कहाँ पे है, तो संगनकलू है आपका कर्नाटका में।
कहाँ पे है? कर्नाटका में, कर्नाटका। अब अगर हम बात करें नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, हु एग्जीक्यूटेड नवदा टोली, तो नवदा टोली का जो उत्खनन करवाया था ये करवाया था चालकोलिथिक साइट है, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज का साइट है, चालकोलिथिक साइट है, और इसका जो उत्खनन करवाया था, एग्जीक्यूशन कराया था, ये करवाया था HD सांकलिया ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, HD सांकलिया ने करवाया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन also called the चालकोलिथिक एज? तो कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। सी आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? तो दमदमा से एक ही कब्र से ना 3 मानव कंकाल निकले हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम द सेम ग्रेव हैव बीन फाउंड इन दमदमा। एंड लास्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, ठीक है, पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? द साइट वेयर एविडेंस ऑफ कैटल रियरिंग हैज बीन फाउंड इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इज। तो 2 साइट्स ऐसे थे जहां पे पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, अर्लियर कैटल रियरिंग के एविडेंस मिले थे। तो एक तो था आदमगढ़, ठीक है, एक आदमगढ़ था, उसके अलावा क्या था? एक तो आदमगढ़ था और एक आपका था बागौर, ठीक है। तो बागौर आपका राजस्थान में था और आदमगढ़ जो है वो MP में है। तो यहाँ पे बागौर इज नॉट इन द ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे आता है? तो ये MP में है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि यस सर बहुत अच्छा लगा है, या फिर ठीक ठाक था, या फिर बहुत ही बेकार था। जो भी आपके मन में है भड़ास आप निकाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, और सभी तरह के कमेंट्स बिल्कुल ही उनका स्वागत है, ठीक है। हमें बस चाहिए फीडबैक चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि क्राउन का ऑब्जेक्टिव हम शुरू कर देंगे, तो ले लीजिए, शुरू हो गया। आपका क्या काम है, मैंने शुरू में आपसे अपील कर दी थी, तो बस आपको उस बात का ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।